मैसूर से 55 किलोमीटर दूर एक जगह है बेलूर। उसी बेलूर में एक लॉज है जिसका नाम है SJRS। इसी लॉज में 23 अगस्त 2025 को दो लोग चेक इन करने के लिए आते हैं। रजिस्टर पर दोनों लिखवाते हैं कि वो पति पत्नी हैं। पति का नाम था सिद्धराजू, उम्र 24 साल, और पत्नी का नाम दर्शिता, उम्र 22 साल। हस्बैंड वाइफ लिखाकर उन्होंने अपना ID कार्ड दिया और फिर लॉज में चेक इन कर लेते हैं। चेक इन करने के करीब घंटे भर बाद सीधे राजू कमरे से बाहर निकलता है और जो लॉज का स्टाफ बैठा था उससे पूछता है कि हमें खाना खाना है या आसपास में कोई अच्छा रेस्टोरेंट या ढाबा जहां से खाना ला सकूं। क्योंकि ये एक लॉज था, यहाँ खाने पीने का इंतजाम नहीं था रेस्टोरेंट या होटल की तरह, तो वो बताता है कि थोड़ी दूरी पर एक रेस्टोरेंट है, वहां तुम्हें खाना मिल जाएगा। सिद्धराजू अपनी पत्नी दर्शिता को लॉज में छोड़कर खाना लेने चला जाता है। खाना लेने के बाद दोपहर लगभग 2 बजे वो वापस लॉज में लौटता है। करीब 12 बजे इन्होंने चेक इन किया था। अब 2 घंटे हो चुके थे। खाना लेने वो करीब 2 बजे गया था। 45 मिनट के बाद लौट आया। रूम नंबर 116 था उस लॉज का। लौटने के बाद ये अपने रूम नंबर 116 की तरफ चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वापस लॉज के काउंटर पर लौटता है और काउंटर स्टाफ से कहता है कि कमरे का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है और मैंने बेल बजाई, अंदर से मेरी बीवी वो भी कोई रिस्पांस नहीं कर रही है, तो आपके पास मास्टर की होगी, आप दरवाज़ा खोल दीजिए। रिसेप्शन पर बैठे हुए शख्स को मालूम था कि इसने अभी 2 घंटे पहले तो चेक इन किया। वो जानता था। उसने कहा, चलिए। अब वो मास्टर की लेकर रूम नंबर 116 पर पहुंचता है। दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाजे को धक्का देता है, सामने बेड पर जैसे ही उस स्टाफ की नज़र पड़ती है और साथ में सिद्धराजू की, दोनों की चीखें निकल जाती हैं। घबराया सिद्धराजू अंदर जाता है। उसके पीछे वो लॉज का स्टाफ। लाश को देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है। उल्टे पैर वापस निकलता है। असल में लाश की हालत ही ऐसी थी। लाश बेड पर थी। फर्श पर चारों तरफ खून। बेड पर भी खून, दीवारों पर खून के निशान। पास में मोबाइल रखा हुआ था। फर्श पर कुछ तार पड़े हुए थे और कुछ छड़ी जैसी थी, स्टील के रोड जैसे छोटी पतली सी। जो सबसे अजीब चीज थी, जिसकी वजह से उस लॉज का स्टाफ घबराया और डर कर उल्टे पैर भागा था, वो ये कि जिस लड़की की लाश पड़ी थी उसके बाकी जिस्म के तमाम हिस्से तो सही सलामत थे, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर एक खालीपन था। चेहरा गायब था। ऐसा लगता था कि जैसे चेहरे के ऊपर कोई बम फोड़ा गया हो। सिर्फ चेहरा गायब, बाकी पूरा जिस्म सही सलामत। थोड़ी बहुत गर्दन पर चोटें थी। अब स्टाफ भाग कर जाता है। बाकी के स्टाफ आते हैं। इधर सिद्धराजू का रो रो कर बुरा हाल। वो फौरन अपनी पत्नी को उठाकर नजदीक के अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है, जो लॉज है उसका मैनेजर आ जाता है। वो सारी चीजें देखता है। वो समझ जाता है कि यह मामला मर्डर का है, या हो सकता है कोई हादसा भी हो। तो कहता है, आप मत ले जाओ। पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस ले जाएगी एम्बुलेंस के साथ। सिद्धराजू कहता है कि नहीं, मुझे पता है, यह अक्सर मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर बात करती थी और आपने सुना होगा बहुत सारे मोबाइल फट जाते हैं, तो शायद मोबाइल भी वही पड़ा हुआ था। उसने कहा मोबाइल फटा होगा और मोबाइल एक फटा हुआ पड़ा हुआ भी था, तो कहता है कि अस्पताल ले चलते हैं, शायद कुछ उम्मीद हो, लेकिन देखकर तो कुछ अंदाजा था नहीं। लॉज वाले को यह बात समझ में नहीं आती और वो कहता है कि नहीं, आप पुलिस का वेट कीजिए। बार बार जिद करता है सिद्धराजू, लेकिन लॉज के लोग उसे जाने नहीं देते। वही रोकते हैं। पुलिस को कॉल करते हैं। अब पुलिस मौके पर जब पुलिस कमरे में दाखिल होती है, लाश की हालत देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी लाश उन्होंने इससे पहले देखी नहीं थी, जिसका सिर्फ चेहरा गायब है। एक तरह से खालीपन है। चेहरे का ऊपरी हिस्सा सामने का पूरा गायब है। दीवारों पर, फर्श पर, बेड पर हर तरफ खून के छींटे हैं।
शायद चेहरे के कई टुकड़े हैं जो बिखर कर उड़े गए थे। पुलिस ने भी ऐसी लाश देखी नहीं थी। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। लेकिन सिद्धराजू रो रो कर कह रहा था कि हम पति पत्नी हैं। इसका नाम दर्शिता है, मेरा सिद्धराजू है, और हम लोग एक बेदादुरा गांव हैं। वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर वहां से आए हैं। उसने कहा कि हमें यहां एक मंदिर में दर्शन करना था, इस वजह से आए। खैर, पुलिस उसकी बात सुनती है। बॉडी को उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है। इतनी देर में फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। फॉरेंसिक टीम आती है, सारी चीजें देखती है। सिद्धराजू से फिर से बयान लिया जाता है। वो फिर से कहता है कि मेरी वाइफ अक्सर मोबाइल चार्जिंग के दौरान रखकर भी फोन पर बात करती थी। मोबाइल गर्म हो जाता था और हो सकता है उससे ब्लास्ट हुआ हो। और क्योंकि चेहरे के करीब होता है मोबाइल कान के, तो ऐसे मोबाइल फटने के कई इंसिडेंट हुए हैं जिसमें चेहरे को ही ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने भी इस बात को रूल आउट नहीं किया। शुरू में फॉरेंसिक टीम को भी लगा, लेकिन तभी फॉरेंसिक टीम की नजर कमरे में रखी कुछ अजीबोगरीब चीजों पर पड़ती है। बिजली का तार जो करीब 2 मीटर का उस कमरे में पड़ा हुआ है। कुछ उन्होंने देखा कि एक छड़ी जैसी पड़ी हुई है। जिलेटिन एक शब्द है जो विस्फोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके कुछ अंश वहां पड़े थे। फॉरेंसिक टीम को लगा कि इन चीजों का क्या मतलब, जिससे ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन अभी तक वह इसी असमंजस में कि अगर धमाके से ब्लास्ट से मौत हुई है तो फिर जिस्म के बाकी हिस्सों पर कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा, सिर्फ चेहरे पर कैसे? ये बात उनके गले नहीं उतर रही थी। जब उन्होंने लाश देखा तो हाथ पैर सब खुले हुए सलामत थे। लेकिन तभी उसी फॉरेंसिक टीम में एक शख्स थे जिन्हें किसी विदेश की एक किस्सा याद आया। एक शब्द, माउथ ब्लास्ट, यानी मुंह में धमाका करना। अब किसी होशोहवास शख्स के मुंह में बम डालकर आप धमाका नहीं कर सकते, वो विरोध करेगा। तो यहां ये कैसे मुमकिन है? खैर, पूछताछ जारी थी। ये जो सामान मिले, जिलेटिन की छड़ियां टाइप जैसी। हालांकि अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है, तब पता चलेगा एक्चुअल में वो एक्सप्लोसिव या विस्फोटक क्या है। लेकिन तफ्तीश हुई उसके बाद अब सीधे सीधे शक के घेरे में सिद्धराजू पति, क्योंकि कमरे में कोई और था नहीं। वो जब कमरे से बाहर गया था खाना लेने के लिए तो उसने दरवाजे को खींच के बंद किया था, और जो अमूमन होटल में या इस जगह पर दरवाजे होते हैं वो अगर आप एक बार बाहर से लॉक कर दें, मतलब दरवाज़ा बंद कर दें, तो अंदर से लॉक हो जाता है। तो या तो चाबी से खुल सकता है या अंदर वाला खोल सकता है। तो इसीलिए वो दरवाज़ा लॉक था और मास्टर की से खुला, तो वो सब कुछ ठीक था। लेकिन उसकी बात गले नहीं उतर रही थी कि यह मोबाइल के फटने से हुआ हो। अब फॉरेंसिक की टीम बारीकी से एक एक चीज को ध्यान से देखती है। उन्होंने कुछ देखने के बाद पुलिस से बात की। अब पुलिस ने तमीज से सिद्धराजू से पूछताछ की। जब सिद्धराजू से पूछताछ की तो फिर आखिरकार सिद्धराजू ने कहानी सुनाई। उसने बताया कि असल में दर्शिता उसकी पत्नी नहीं है। उन दोनों ने कभी शादी नहीं की। दर्शिता पहले से ही शादीशुदा है। उसकी शादी केरल के एक नौजवान से हुई थी और उसका एक बच्चा भी है। लेकिन दर्शिता की शादी से पहले से ही वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। लेकिन दर्शिता के घर वालों ने उसके साथ उसकी शादी की नहीं, क्योंकि दोनों का अफेयर शादी से बहुत पहले से था। शादी होने के बाद वो केरल चली गई। कुछ वक्त पहले वो वापस मायके लौटी थी, मैसूर से 55 किलोमीटर दूर जो गांव है बेलूर। तो उसने कहा जब वो आई तो फिर उससे मिले। उसने कहा कि देखो, लंबा इंतजार हो गया, तुम अपने पति को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, क्योंकि इनका अफेयर कहीं बरस रहा था। लेकिन बार बार दर्शिता यही कहती थी कि नहीं, अब तुम हमें भूल जाओ, मेरी शादी हो चुकी है, एक बच्चा भी है। लेकिन सिद्धराजू उसे मनाने की कोशिश करता रहा। 23 अगस्त को उसने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। उसने कहा कि चलो एक मंदिर में दर्शन करने के लिए चलते हैं। वो उसको लेकर निकलता है। वो झूठ बोलकर घर से निकलती है कि मुझे किसी सहेली के यहाँ जाना है।
उसके बाद वो पूरे रास्ते उससे बात करता है और उसे समझाता है कि तुम शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। लेकिन दर्शिता तैयार नहीं होती। सिद्धराजू को मालूम था कि यह शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन वह एक चांस ले रहा था, वरना उसके पास एक प्लान बी था। उसने कहा अगर यह तैयार हो गई तो ठीक, वरना फिर प्लान बी पे अमल करेंगे। उसने एक बम बनाया, एक ऐसा बम जिसको मुंह पर रखकर या मुंह के अंदर डालकर और उसको मोबाइल से कनेक्ट करे और डिटोनेट करे और वो फट जाए। लेकिन वो बम इतना बड़ा हो कि बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। उसे पता था कि अगर मुंह के अंदर बम रखेंगे तो वैसे ही जान चली जाएगी, लेकिन धमाके की आवाज भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसने यह बम तैयार किया। आखिरी वक्त तक दर्शिता को समझाता रहा। दर्शिता अपनी जिद पर अड़ी रही। इसके बाद वह उसको इसी लॉज में लेकर जाता है। वहां जाने के बाद फिर समझाता है। दर्शिता फिर नहीं मानती। करीब घंटा भर हुआ होगा इन दोनों को लॉज में कमरे में अकेले रहते हुए। रूम नंबर 116। जब सिद्धराजू को अब यकीन हो जाता है कि दर्शिता उससे शादी नहीं करेगी, तब वो प्लान बी को अमल में लाता है। वो सबसे पहले दर्शिता के हाथ बांधता है, फिर दोनों पैर बांधता है, फिर उसे बिस्तर पर बेबस कर लिटा देता है। इसके बाद उसके मुंह में वही जो बम उसने बनाया वो डालता है और उसको उसने मोबाइल से डेटोनेट कर रखा था और फिर दूर बाथरूम की तरफ जाता है और वो ब्लास्ट करता है। उसे पता था वह कुछ खास केमिकल और इन सारी जानकारी के ऊपर काम कर चुका था। उसे मालूम था कि आवाज बहुत ज्यादा तेज नहीं होगी। उसने लॉज में टीवी भी ऑन कर रखा था। सारी खिड़कियां दरवाजे बंद थे। जब वो ब्लास्ट हो जाता है तब वो बाहर निकलता है, बेड के करीब जाता है। क्योंकि मुंह में बम था इसलिए दर्शिता का पूरा चेहरा उड़ चुका था। सांसें थम चुकी थीं, पर कमरे में धुआं था। फिर उसने खिड़की खोली, धुआं बाहर निकला। इसके बाद बड़ी खामोशी से वो बाहर निकलता है। उसे पता है दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है। बाहर निकलने के बाद वो रिसेप्शन पे जाता है। लॉज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, कुछ ही लोग होते हैं। वहां जाकर वो पूछता है कि हमें खाना खाना है, आसपास में कोई रेस्टोरेंट? वो बताता है और फिर वो खाना लेने चला जाता है। खाना लेकर आता है। उसे पता है कि वो एक कत्ल करके आया, लेकिन वो उसके लिए भी खाना लेकर आया क्योंकि यह सारा उसको प्लान दिखाना था। खाना लेने के बाद आता है। उसे मालूम है दरवाजा खुलेगा नहीं क्योंकि उसने बाहर से खींच के बंद कर रखा है। फिर वह मास्टर की लेकर इसलिए चलता है क्योंकि मास्टर की उसके हाथ में नहीं देना था। स्टाफ साथ जाएगा तो वह स्टाफ उसका एक विटनेस बन जाएगा कि हाँ मैंने इसके सामने दरवाजा खोला और अंदर गए तो लाश पड़ी थी और यह बाहर हमारे सामने आया था खाना पूछने के लिए रेस्टोरेंट में, तो वो भी उस बात का गवाह था ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें उसकी मदद कर सकें। उसने यही किया, लेकिन बिजली के तार शायद बम बनाने डिटोनेट करने के लिए जो भी यूज हुआ और उसकी मोबाइल की थ्योरी और कहानी वो गले नहीं उतर रही थी। मौके से जो कुछ भी मिला है उसे फॉरेंसिक टीम ने लैब में भेज दिया। यह जांच की जा रही है कि आखिर यह किस तरह का एक्सप्लोसिव या विस्फोटक था, इसे कैसे बनाया गया और इसको कैसे यूज किया गया, कैसे डिटोनेट किया गया, मतलब कैसे इसमें धमाका किया गया। ये सारी चीजें फॉरेंसिक की जब रिपोर्ट आएगी या सिद्धराजू अपना पूरा मुंह खोल चुका होगा तो ये पता चलेगा, क्योंकि ये 23 अगस्त की बात है और आज 27 है, तो हो सकता है अगले कल तक ये कहानी पूरी डिटेल आ जाए कि आखिर ये बम का माजरा क्या, उसने कैसे बनाया और ये मौत बम का कॉन्सेप्ट या आइडिया उसके दिमाग में आया कहाँ से, क्योंकि इस तरह का तरीका इससे पहले देश में किसी कत्ल के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। दर्शिता के घर वालों को जब इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि हमें कभी पता ही नहीं था कि इन दोनों के बीच में अफेयर है, और हमें तो यह कहकर निकली थी कि किसी सहेली के यहाँ जाना है, और हमें यह मालूम नहीं था कि ये दोनों इस लॉज में हैं। फिलहाल सिद्धराजू पुलिस कस्टडी में है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और फॉरेंसिक टीम इस जुगत में लगी हुई है कि इस माउथ बम की जो मिस्ट्री है, हकीकत है, यह क्या है।
इसकी सच्चाई सामने लाएं। यह सारी जानकारी सामने आएगी इस रहस्यमयी बम की। आखिर ये बम किस तरह का था? यह आइडिया इसको कहां से मिला? फिर इसने इस तरह से सटीक बम कैसे बनाया? बम बनाने में इस बात का ख्याल कैसे रखा कि इसकी आवाज या गूंज कितनी होगी, कितनी दूर तक जाएगी? और यह सारी प्लानिंग, क्योंकि कत्ल के 1000 तरीके थे, लेकिन यह शायद इस देश में पहला है जिसमें माउथ बम के जरिए किसी को मारा गया। इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। यह घटना हमें सिखाती है कि रिश्तों में छिपी कड़वाहट और जुनून जब हिंसा बन जाए तो उसका अंजाम विनाशकारी होता है। गुस्से और बदले की जगह संवाद और समझदारी चुनें, क्योंकि किसी की जान लेना कभी समाधान नहीं होता।